आज शाम से ही हुआ में खुनकी की सर्दी ज्यादा हो रही थी, चांद भी पूरी आब ओ ताप से चमक रहा था। मुबर की रातें थी, महीने का आखिर चल रहा था, हुआ तेज की, इसलिए मैंने सोचा घर के तमाम खल की दरवाजे बंद कर दो ताकि सर्दी की शिद्दत में कमी आए। मैं उठी और तमाम कमरों के दरवाजे बंद करने के लिए ऊपर वाली मंजिल पर गई। जैसे ही मैं अपनी बहन कमरे में दाखिल हुई, मैंने देखा वो अपने बेड पर मौजूद नहीं थी। कमरे की लाइट उनकी दरवाज़ा खुला हुआ था। मैंने सोचा शायद वॉशरूम में होगी। मैंने 2 मिनट इंतज़ार किया और फिर ओएस मैं भी लगाई। जब कोई रिस्पांस नहीं मिला तो मैंने वॉशरूम का दरवाज़ा खोला, वहाँ पर भी कोई मौजूदा नहीं था। मैंने इसके कमरे की लाइट ऑफ की और दरवाज़ा बंद करके वहाँ से नीचे चली गई। नीचे अगर मैंने दूसरे कमरों के दरवाजे बंद किए और दादाजी के कमरे की तरफ चल पड़ी, लेकिन रास्ते में ही मेरे कदम रुक गए। मैंने देखा कि दादाजी और मेरी बहन कोई बातें कर रहे थे। मैंने कदम आसिकता उठाने शुरू कर दी। मैंने दरवाजे पर हल्की सी नोक की, अंदर से दादाजी की इजाज़त की। ओज़ई मैंने दरवाज़ा खोला और जैसे ही कमरे मैं दाखिल हुई तो देखा कि मेरी बहन दादाजी की पाँव में मालिश कर रही थी। मैं देखकर हैरान रह गई कि इसमें तो कभी पानी का गिलास खुद नहीं पिया, फिर इतनी मेहरबानी किस खुशी में हो रही है। असल में जब से उम्मी अबू का इंतकाल हुआ था, हम अपने दादा के साथ रहने लगे थे। मेरी बहन का एवं दादाजी के कमरे में जाना मुझे बड़ा मायूब सा लगा था। मैं हैरान थी कि जो लड़की अपना काम नहीं करती वो दादा की खिदमत कैसे कर रही है। कोई बात तो जरूर थी जो वो मुझसे छिपा रही थी। मैं अभी नहीं सोचो में गुम थी के दादा की ओस अयो बेटी बैठो, क्या बात है, नींद नहीं आई है क्या, अभी तक जाग रही हो। मुझे देखकर मेरी बहन का रंग फक से उड़ गया और दादाजी भी हैरान रह गए मुझे देखकर। मैं उन दोनों के चेहरे देखकर परेशानी में सोचने लगी, ऐसी कौन सी खास बात थी जो मेरा अना उनको अतनाबिर अलग रहा है। इस वक्त मेरे जहन में कई बातें चल रही थी। मैंने अपने जहन को कई बार ख्यालात से निकाला, मगर फिर भी मेरा जहन पता नहीं क्यों यही सोच रहा था कि कुछ ना कुछ गलत जरूर हो रहा है। दादाजी की ओस पर मैं चौंकी और कहा, नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है, मैं तो बस सर्दी हो रही थी, इसी लिए कमरों के दरवाजे चेक करने के लिए आई थी। मैं तुम्हारे कमरे में भी गई थी, तुम अपने कमरे में नहीं थी, इसलिए यहाँ उग देखने के लिए मैं अपनी बहन की तरफ मुतवज्जे हुई। अब दोनों की बातें करने की ओज़ी बाहर तक जा रही थी तो मैंने सोचा मैं भी चली जाती हूँ। वैसे तुमने तो कभी खुद से पानी नहीं पिया, आज खैर तो है, दादाजी की मालिश कैसे हो रही है, मैंने इसे कहा। मेरे सवाल पर दादाजी और मेरी बहन दोनों ही चौंक गए, जैसे उनकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। उनके चेहरों के बदलते रंग देखकर मुझे यकीन हो गया कि दाल में कुछ ना कुछ काला जरूर है। नहीं अपी, ऐसा तो कुछ नहीं है, मैं तो वैसे ही बस दादाजी को नींद नहीं आ रही थी और मुझे भी नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा उनकी खबर ही ले लूं। जैसे ही मैं उनके कमरे में आई मुझे पता चला कि ये दर्द से करा रहे हैं, तो मैंने सोचा कि चुल्लू और कुछ नहीं तो उनके पाँव ही दबा दूं। आखिरकार उम्मी अबू के जाने के बाद अब यही हमारा आखिरी सहारा है, उनकी खिदमत हमारा फर्ज है। वो जैसे अपनी सफाई में बोली थी, मैंने तुमसे कोई सफाई तो नहीं मांगी, मैं तो वैसे ही बात कर रही हूँ, मैंने फौरन कहा। मेरे रवैये को दादाजी और मेरी बहन ने नोट किया था। बेटी अब जाग, तुम भी आराम कर, रात बहुत हो गई है और सर्दी भी काफी बढ़ रही है, जाए अपने कमरे में आराम करो, इससे पहले के बीमार पड़ जाओ। दादाजी ने मेरी बात मुकम्मल होते ही मेरी बहन से कहा, लेकिन दादाजी आपको इतनी तकलीफ है, मैं और दबा देती हूँ, मैं कर लूंगी आराम। मेरी बहन ने फौरन कहा। मैंने कहा, ना बेटी मैं ठीक हूँ और वैसे भी बहुत रात हो गई है, अब तुम्हें जानना चाहिए। अंदाजा ने एक बार फिर मेरी बहन को नसीहत करते हुए कहा। मेरी बहन जल्दी से उठी और चप्पल पहनकर अपने कमरे की तरफ चल पड़ी। तुम भी बेटी जाग और जाते हुए दरवाजा बंद करते जाना, दादाजी ने मुखातिब होते हुए कहा। उनकी बात सुनकर मैंने भी फिर किसी मुस्कुराहट से उन्हें शब खैर कहा और अपने कमरे की तरफ चल पड़ी। मेरे अबू शहर का बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, मेरी उम्मी भी उनके साथ बिजनेस में हाथ बटाती थी। मेरे उम्मी अबू की लो मैरिज की, दोनों ने कॉलेज साथ ही मुकम्मल किया था और यूनिवर्सिटी भी। उम्मी और अबू दोनों मिलकर बिजनेस करते थे और माशा अल्लाह हमारा बिजनेस खूब चला। अबू का खूब नाम हुआ शहर में। अरसे के लिए अबू मुल्क से बाहर गए, किसी खास काम की वजह भी हमसे पीछे से सारा बिजनेस उम्मी ने ही संभाला और हमें 2 ही बहनें की, हमारा कोई भाई नहीं था। लो मैरिज की वजह से दादाजान अबू से नाराज थे और उन्हें घर से निकाल डाल दिया था। मेरी फूफो जो अबू से छूटी थी वो दादा जान के साथ ही रहने लगी और उनका ख्याल रखने लगी। मुझे अच्छी तरह से याद था
उम्मी ने बताया था कि जब हमारी पैदाइश हुई थी तो दादा जान खुश नहीं थे, बल्कि वो तो हमें देखने भी नहीं आए थे। दादा और फुफ्फो ने मिलकर अबू के साथ रिश्ता ख़त्म कर दिया था और हमारे साथ भी। एक दिन अबू ने फ़ोन करके बताया कि वो मुख में वापस आ रहे हैं, तो उम्मी उन्हें लेने एयरपोर्ट गई। मुझे अच्छी तरह याद था कि अबू के मुख से बाहर जाते ही दादा जान हमारी तरफ अगी थे और उम्मी से मुआफ़ी भी मांगी कि उन्होंने जिस दिन उम्मी अबू को एयरपोर्ट से लेने गई इसी दिन में और मेरी छोटी बहन दादा जान के पास घर पर ही रुके थे। दादा जान ने बहुत कोशिश की कि उम्मी हमें भी साथ ले जाए, लेकिन उम्मी ने उनकी बात नहीं मानी और हमें मुलाजमा के हवाले करके खुद चली गई। वापसी पर गाड़ी की ब्रेक फेल हो गया और उम्मी और अबू का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट इतना खतरनाक था कि उम्मी और अबू दोनों की जान चली गई। मैं तब कोई 7 साल की थी और मेरी बहन 6 साल की। हमें कोई ज्यादा समझ बूझ भी नहीं थी। आज शाम से ही हुआ में खुनकी की सर्दी ज्यादा हो रही थी, चांद भी पूरी आब ओ ताब से चमक रहा था। 9 मुबर की रातें थी, महीने का आखिर चल रहा था, हुआ तेज की। इसलिए मैंने सोचा घर के तमाम खिड़की दरवाजे बंद कर दो ताकि सर्दी की शिद्दत में कमी आए। मैं उठी और तमाम कमरों के दरवाजे बंद करने के लिए ऊपर वाली मंजिल पर गई। जैसे ही मैं अपनी बहन कमरे में दाखिल हुई, मैंने देखा वो अपने बेड पर मौजूद नहीं थी। कमरे की लाइट उनकी दरवाज़ा खुला हुआ था। मैंने सोचा शायद वॉशरूम में होगी। मैंने 2 मिनट इंतज़ार किया और फिर ओएस मैं भी लगाई। जब कोई रिस्पांस नहीं मिला तो मैंने वॉशरूम का दरवाज़ा खोला, वहाँ पर भी कोई मौजूदाल नहीं था। मैंने इसके कमरे की लाइट ऑफ की और दरवाज़ा बंद करके वहाँ से नीचे चली गई। नीचे अगर मैंने दूसरे कमरों के दरवाजे बंद किए और दादाजी के कमरे की तरफ चल पड़ी, लेकिन रास्ते में ही मेरे कदम रुक गए। मैंने देखा कि दादाजी और मेरी बहन कोई बातें कर रहे थे। मैंने कदम आसिकता उठाने शुरू कर दी। नए मैंने दरवाजे पर हल्की सी नोक की, अंदर से दादाजी की इजाज़त की। ओज़ई मैंने दरवाज़ा खोला और जैसे ही कमरे मैं दाखिल हुई तो देखा कि मेरी बहन दादाजी की पाँव में मालिश कर रही थी। मैं देखकर हैरान रह गई कि इसमें तो कभी पानी का गिलास खुद नहीं पिया, फिर इतनी मेहरबानी किस खुशी में हो रही है। असल में जब से उम्मी अबू का इंतकाल हुआ था, हम अपने दादा के साथ रहने लगे थे। मेरी बहन का एवं दादाजी के कमरे में जाना मुझे बड़ा मायूसा लगा था। मैं हैरान थी कि जो लड़की अपना काम नहीं करती वो दादा की खिदमत कैसे कर रही है। कोई बात तो जरूर थी जो वो मुझसे छिपा रही थी। मैं अभी नहीं सोचो में गुम थी के दादा की ओस अयो बेटी बैठो, क्या बात है, नींद नहीं आई है क्या, अभी तक जाग रही हो। मुझे देखकर मेरी बहन का रंग फक से उड़ गया और दादाजी भी हैरान रह गए मुझे देखकर। मैं उन दोनों के चेहरे देखकर परेशानी में सोचने लगी ऐसी कौन सी खास बात थी जो मेरा अना उनको अतनाबिर अलग रहा है। इस वक्त मेरे जहन में कई बातें चल रही थी। मैंने अपने जहन को कई बार ख्यालात से निकाला, मगर फिर भी मेरा अजहन पता नहीं क्यों यही सोच रहा था कि कुछ ना कुछ गलत जरूर हो रहा है। दादाजी की ओस पर मैं चौंकी और कहा, नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है, मैं तो बस सर्दी हो रही थी, इसी लिए कमरों के दरवाजे चेक करने के लिए आई थी। मैं तुम्हारे कमरे में भी गई थी, तुम अपने कमरे में नहीं थी, इसलिए यहाँ उग देखने के लिए मैं अपनी बहन की तरफ मुतवज्जे हुई। अब दोनों की बातें करने की ओज़ी बाहर तक जा रही थी तो मैंने सोचा मैं भी चली जाती हूँ। वैसे तुमने तो कभी खुद से पानी नहीं पिया, आज खैर तो है, दादाजी की मालिश कैसे हो रही है, मैंने इसे कहा। मेरे सवाल पर दादाजी और मेरी बहन दोनों ही चौंक गए, जैसे उनकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। उनके चेहरों के बदलते रंग देखकर मुझे यकीन हो गया कि दाल में कुछ ना कुछ काला जरूर है। नहीं अपी, ऐसा तो कुछ नहीं है, मैं तो वैसे ही बस दादाजी को नींद नहीं आ रही थी और मुझे भी नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा उनकी खबर ही ले लूं। जैसे ही मैं उनके कमरे में आई मुझे पता चला कि ये दर्द से करा रहे हैं, तो मैंने सोचा कि चुल्लू और कुछ नहीं तो उनके पाँव ही दबा दूं। आखिरकार उम्मी अबू के जाने के बाद अब यही हमारा आखिरी सहारा है, उनकी खिदमत हमारा फर्ज है। वो जैसे अपनी सफाई में बोली थी, मैंने तुमसे कोई सफाई तो नहीं मांगी, मैं तो वैसे ही बात कर रही हूँ, मैंने फौरन कहा। मेरे रवैये को दादाजी और मेरी बहन ने नोट किया था। बेटी अब जाग, तुम भी आराम कर, रात बहुत हो गई है और सर्दी भी काफी बढ़ रही है, जाए अपने कमरे में आराम करो, इससे पहले कि बीमार पड़ जाओ। दादाजी ने मेरी बात मुकम्मल होते ही मेरी बहन से कहा, लेकिन दादाजी आपको इतनी तकलीफ है, मैं और दबा देती हूँ, मैं कर लूंगी आराम। मेरी बहन ने फौरन कहा। मैंने कहा, ना बेटी मैं ठीक हूँ और वैसे भी
बहुत रात हो गई है, अब तुम्हें जानना चाहिए। अंदाज़ा ने एक बार फिर मेरी बहन को नसीहत करते हुए कहा। मेरी बहन जल्दी से उठी और चप्पल पहनकर अपने कमरे की तरफ चल पड़ी। तुम भी बेटी जाग, और जाते हुए दरवाज़ा बंद करते जाना, दादाजी ने मुखातिब होते हुए कहा। उनकी बात सुनकर मैंने भी फिर किसी मुस्कुराहट से उन्हें शब खैर कहा और अपने कमरे की तरफ चल पड़ी। मेरे अबू शहर का बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, मेरी उम्मी भी उनके साथ बिजनेस में हाथ बटाती थी। मेरे उम्मी अबू की लो मैरिज की, दोनों ने कॉलेज साथ ही मुकम्मल किया था और यूनिवर्सिटी भी। उम्मी और अबू दोनों मिलकर बिजनेस करते थे और माशा अल्लाह हमारा बिजनेस खूब चला। अबू का खूब नाम हुआ शहर में अरसे के लिए। अबू मुल्क से बाहर गए किसी खास काम की वजह भी। हमसे पीछे से सारा बिजनेस उम्मी ने ही संभाला और हमें दो ही बहनें थी, हमारा कोई भाई नहीं था। लो मैरिज की वजह से दादाजान अबू से नाराज थे और उन्हें घर से निकाल डाल दिया था। मेरी फूफो जो अबू से छूटी थी वो दादाजान के साथ ही रहने लगी और उनका ख्याल रखने लगी। मुझे अच्छी तरह से याद था, उम्मी ने बताया था कि जब हमारी पैदाइश हुई थी तो दादाजान खुश नहीं थे, बल्कि वो तो हमें देखने भी नहीं आए थे। दादा और फूफो ने मिलकर अबू के साथ रिश्ता ख़त्म कर दिया था और हमारे साथ भी। एक दिन अबू ने फ़ोन करके बताया कि वो मुल्क में वापस आ रहे हैं, तो उम्मी उन्हें लेने एयरपोर्ट गई। मुझे अच्छी तरह याद था कि अबू के मुख से बाहर जाते ही दादाजान हमारी तरफ अगी थे और उम्मी से मुआफ़ी भी मांगी थी उन्होंने। जिस दिन उम्मी अबू को एयरपोर्ट से लेने गई इसी दिन में और मेरी छोटी बहन दादाजान के पास घर पर ही रुके थे। दादाजान ने बहुत कोशिश की कि उम्मी हमें भी साथ ले जाए, लेकिन उम्मी ने उनकी बात नहीं मानी और हमें मुलाजमा के हवाले करके खुद चली गई। वापसी पर गाड़ी की ब्रेक फेल हो गया और उम्मी और अबू का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट इतना खतरनाक था कि उम्मी और अबू दोनों की जान चली गई। मैं तब कोई 7 साल की थी और मेरी बहन 6 साल की। हमें कोई ज्यादा समझ बूझ भी नहीं थी। मैं आ रही थे, पता नहीं इसने खाना खाया भी है नहीं, पता नहीं वो अभी तक सोई भी होगी कि नहीं, क्योंकि मेरी आदत थी कि मैं पहले इसे सुलाती और फिर खुद सोती। आज रात की थकन की वजह से मुझे जल्दी नींद आ गई थी। थकन की वजह से मैंने खाना भी नहीं खाया था। जैसे ही मैं इसके कमरे में पहुंची मैं देखकर हैरान रह गई। एक बार फिर से मेरे खदशात बढ़ गए। मेरे जहन में तरह तरह के सवाल उठने लगे। मुझे सब कुछ अजीब लग रहा था। मैं खुद से ही सवाल जवाब करने लगी, क्योंकि जब से मेरी बहन बड़ी हुई थी इसके साथ ये सब पहली बार हो रहा था और मेरे लिए भी ये सब कुछ नया ही था। वो अपने कमरे में ये सब बुनियादी मौजूद नहीं थी। आज तो इसके कपड़े की लाइट भी उफ की और दरवाज़ा भी बंद था। मैं नहीं हिम्मत करके दरवाज़ा खोला और इसको आवाज़ में देने लगी, लेकिन वो वहाँ पर होती तो कोई जवाब देती। मैंने अपने वहम को दूर करने के लिए वॉशरूम का दरवाज़ा खटखटा। जब कोई जवाब नहीं मिला तो मैंने दरवाजे को हल्का सा हाथ लगाया तो वो अपने आप ही खिल गया। मैं हैरान रह गई क्योंकि वो वहाँ पर भी मौजूद नहीं थी। आखिर कहाँ जा सकती है? मेरे जहन में फौरा सवाल उठने लगे। मैं बोझल कदमों 4G के साथ इसके कमरे से निकली और सीढ़ियाँ उतरते हुए अपने कमरे की तरफ चल पड़ी ताकि अच्छी तरह चीको कर सको कि कहीं वो नीचे तो नहीं कहीं सो रही। जैसे ही मैं नीचे पहुंची तो मैंने देखा कि मेरी बहन घर में मौजूद ही नहीं थी। सारी जगह अच्छी तरह चेक करने के बाद मैंने दादा के कमरे का रुख किया। मेरे बार बार टोक करने पर कोई जवाब नहीं आया। मैंने सोचा शायद दादा गहरी नींद में सो रहे हैं। मैंने खुद ही दरवाज़ा खोला और जो मंजर मैंने देखा मेरे बार फिर माजी की तलखियों में चली गई। मुझे सारी नफरतें एक बार फिर से याद आने लगी जो मेरे दादा मेरी माँ से नफरत करते थे। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि दादा ऐसी हरकत भी करेंगे। मैंने खुद पर काबू पाया और उगे बली और अपनी बहन को उठाया जो दादा के कदमों में सो रही थी। मैंने उठाने पर मेरी बहन चौंक गई और दादा की भी आंख खिल गई। मेरे जहन में बार बार एक ही चीज़ आ रही थी कि वो दोनों 104 जी रहे थे, सोने की एक्टिंग कर रहे थे। मैं बहुत जल्द हकीकत जानना चाहती थी मगर जान नहीं पा रही थी कि ये सब क्या माजरा हो रहा है। रोज रोज मेरी बहन दादा के कमरे में क्या लेने आती है? वो खुदती है इसे बुलाया जाता है? ये सब ऐसे सवाल थे जिसे सोच सोच कर मेरा दिमाग फटा जा रहा था। थोड़ी देर पहले जो मुझे भूख लगी थी सब उड़ गई थी। मैंने अपनी बहन को अपने साथ कमरे में चलने का कहा और इसे साथ लेकर अपने कमरे में उग। आखिर तुम रोज रोज उनके कमरे में क्या लेने जाती हो? कमरे में आते ही मैं अपनी बहन पर चलाई भूल गई हो उन्होंने उम्मी और अबू के साथ क्या किया था। अरे हमारी पैदाइश पर वो लोग हमारी शक्ल नहीं देखना चाहते थे और तुम्हें अब दादाजी पे प्यार आ रहा है? मेरी बात
सुनकर वो मेरी तरफ हैरत से देखने लगी। उइदा मैं तुम्हें उनके कमरे में ना देखूं समझी तुम, मैंने चिल्लाते हुए कहा। अपी क्या हो गया है, आपको किस तरह की बातें कर रही हैं? वो दादा हैं, हमारे खून हैं हमारा, और वैसे भी वो ज़ईफ हैं, उनका ख्याल रखना है हमारा फ़र्ज़ है, आखिर अबू के बाद हमें उन्हीं का तो इसरा है। वो बहुत ज़्यादा जज्बाती हो रही थी और जेई इसके जज्बातीपन से खौफ आ रहा था। तुम कि वो नहीं समझती हो कि वो लोग हमारे सगे नहीं हैं, वो कभी भी हमें एक सीट नहीं करेंगे। लेकिन अब 4G भी, अब तो सब कुछ ठीक हो गया है ना? इस ने मेरी बात काटते हुए कहा। देखा नहीं दादाजी पहले से कितने बदल गए हैं, अब तो वो मुझे बहुत ज्यादा प्यार करने लगे हैं। ये सब तुम्हार अलिफ ओ हम है कि वो बदल गए हैं, वो नहीं बदले हैं। अगर वो बदल भी गए हैं तो उनका कोई मकसद ही होगा। आखिर तुम समझ क्यों नहीं रही हो मेरी बात को? मैंने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा। मुझे आपकी बातें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही हैं। मैं तो इसलिए उनके कमरे में गई थी क्योंकि मुझे डर लग रहा था। मैं आपके कमरे में भी आई थी मगर आप इस वक्त गहरी नींद सो रही थी, तो मुझे आपको डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं लगा, इसीलिए मैं उनके पास जाके सो गई। इसमें कौन सी बड़ी बात है? अपी अब खामखा ही ऐसे रिएक्ट कर रही हैं। मुझे ऐसे लगा जैसे मेरी बहन भी दादा के साथ मिली हुई है और मुझे बेवकूफ़ बना रही है, क्योंकि इसकी बातों से साफ जाहिर था कि इसे पर कोई भी प्रेशर नहीं डाल रहा। वो अपनी मर्जी से उनके साथ घुलने मिलने की कोशिश कर रही है। वो ये सब क्या कर बिस्तर में लेट गई और मैं कुर्सी पर बैठकर इसकी तरफ देखती रह गई। मुझे अपने इस पास हर तरफ जो के नजर आ रहा था। ना जाने क्यों पहली बार मुझे अपनी बहन पर शक होने लगा था। मैंने सोचा था कि उम्मी अबू के जाने के बाद एक वही मेरा इसरा है, लेकिन आज इसको भी यूं बदलता हुआ देखकर मीर अदल किट रहा था। मुझे उम्मी अबू की कमी शिद्दत से महसूस हो रही थी। इतने सारे मुनाफिकों के साथ मैं अकेली लड़ रही थी। मैंने सोचा कि अगर उम्मी अबू आज जिंदा होते तो शायद बात कुछ और ही होती। मैंने यूनिवर्सिटी से उफ ली थी और घर पर ही थी। आखिर कब तक मैं ऐसे घर पर बैठकर इसकी रखवाली करती? मैं अब उन सब चीज़ों से तंग आ गई कि कभी कभी मिराजी चाहता कि मैं दादा को घर से निकाल दो, जिस तरह उन्होंने मेरे बाप को घर से निकाला था। लेकिन फिर मुआशरे के डर से चुप होकर बैठ जाती। लोग क्या कहते हैं कि इस बुढ़ापे में वो दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। लोगों की बातें एक तरफ और 4G मेरी बहन की जिंदगी एक तरफ। घर में मुझे हर कोई मशकूक लग रहा था। सच पूछो तो मीर अदम घुटने लगा था। अब कोई एक शख्स भी ऐसा नहीं था जिस पर मैं भरोसा करके अपने दिल की बात कर सकती। अपनों के दरमियान में रहते हुए भी मुझे सब बेगाना सा लग रहा था। मैं घर से बाहर निकलकर खिली फिजा में सांस लेना चाहती थी। मैंने गाड़ी की चाबी उठाई और कब्रिस्तान जाने का फैसला किया। रास्ते से मैंने गुलाब के फूल लिए और कब्रिस्तान की तरफ गाड़ी मोड़ ली। कब्रिस्तान पहुंचकर मैंने गुलाब की पत्तियां उम्मी और अबू की कब्र पर डाली, फातिहा खानी की और वहीं पर बैठ गई। उनकी कब्र पर जाकर मुझे अजीब सा सुकून मिला। मीर अदल किया कि यही वो लोग हैं जिनसे मैं अपने दिल की बातें कर सकती हूँ। मैं अबू की कब्र पर बैठकर उनसे बहाने लगी। कोई एक बात भी मेरी चार जुबान से नहीं निकली। उनसे थे कि खमने का नाम नहीं ले रहे थे। गोरन ने जब देखा कि लड़की इस तरह से रो रही है तो वो मेरे पास अगर सर पे हाथ रखकर बोला, बेटी क्या यूं कब्र पर बैठकर नहीं रोते, इससे मुर्दे को तकलीफ होती है। यही तो एक इसरा है मेरा, यहाँ ना हो तो कहाँ जाओ? मैंने गोरकन की तरफ देखते हुए कहा। वो मेरे लिए पानी लेने गया और मैंने रोते हुए दिल में कहा, उम्मी अबू आपको इतनी जल्दी नहीं जाना चाहिए था। मैं कैसे संभालूं अब सब कुछ मेरे हाथों से निकलता ही जा रहा है। पहले एक बानिक का इसरा था, लेकिन लगता है कि अब वो भी छन जाएगा। मैं बहुत ही अकेली हो गई हूँ। अबू आपको और उम्मी को, हम दोनों बहनों को इस तरह से छोड़ कर नहीं जाना चाहिए था। इतने सारे मुनाफिकों के दरमियान में क्या करूं, मुझे कुछ भी समझ नहीं रहा है। इतने में गोरकन मेरे लिए पानी लेकर आ गया। मैंने खोला सा पानी पिया और गिलास इससे वापस कर दिया और खुद उड़कर उम्मी की पास इकर बैठ गई। मैंने कहा, उम्मी अब कहाँ चली गई हैं? मुझे छोड़कर माओ को इतनी जल्दी नहीं जाना चाहिए, खास तौर पर बेटियों की माओ को। माई तो बेटियों की परछाई होती है ना। आज मैं बहुत तकलीफ में हूँ, मुझे आपकी कमी बहुत महसूस हो रही है। ये कहते ही आंखों से उनसो जारी हो गए। उनसो थे कि खमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। रोते रोते मेरी आंखें बहुत लाल हो चुकी थी। मैं काफी देर वहीं बैठी रही और जब तक दिल को सुकून नहीं हुआ मैं वहां से नहीं उठी। वहां 4G अगर मुझे ऐसे लगा जैसे किसी ने मुझे अपनी आगोश में ले लिया हो, जैसे किसी ने अपनी शफकत में ले लिया हो। सच कहते हैं माँ बाप अगर दुनिया से चले भी जाए तब भी अगर हम उनकी कब्र पर जाएंगे तो हमें ऐसे ही लगेगा जैसे वो अभी भी जिंदा हैं। वो हमारी सारी बातें सुन रहे हैं और में दिलासा दे रहे हैं। वहां पर जाकर मुझे अजीब सा सुकून मिला था। 4G दिल को जब काफी देर बाद करार आया तो मैंने घर की राली मैम
वो जल कदमों से वहां से उठी और गाड़ी की तरफ कदम बढ़ाने लगी। गाड़ी में बैठकर मैं फिर से घर के हालात बारे में सोचने लगी। जैसे ही मैं घर पहुंची मैंने देखा कि मेरी बहन दादा के सर की मालिश कर रही थी। मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैंने उन दोनों को आपस में हंसकर बातें करते देखा तो मीर इकलजा किट गया। मुझे अपनी माँ के साथ की हुई ज्यादतियां आदी थी। जहां तक मुझे यकीन था, मुझे लगता था मेरे माँ बाप के कातिल भी मेरे दीदा ही हैं। ना वो मेरे बाप को इतना तंग करते हो, ना ही वो मुख से बाहर जाते और ना ही वापसी पर उनके साथ ये हादसा होता। तब मैं बहुत छोटी की कुछ बोल नहीं सकती थी, लेकिन अब मैं जो उनकी और समझदार भी, अब मैं सब कुछ समझती ही थी और उन्हें कुछ कहने के भी काबिल थी। बस लोगों की बातों के बारे में सोचकर खामोश हो जाती थी कि लोग क्या कहेंगे। बाप तो गया, लेकिन बेटियों ने दादे के साथ कैसा सलूक किया। मेरी बहन की दादा के साथ बेतकल्लुफिया कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी। पहले तो मैंने सोचा कि मैं अपने दादा के साथ दो टोक बात करूं, लेकिन फिर मुझे लगा कि मुझे अपनी बहन को समझाना चाहिए, क्योंकि मैं इससे पहले बहुत सारे ऐसे किस्से सुन चुकी थी जिसमें बहन और भाई आपस में रिश्ता कायम किए हुए थे, या फिर चा भतीजी के साथ मैंने खून के रिश्तों के रंग सफ़ेद होते हुए देखे थे और सुने भी थे। मैं अपने बाप की कब्र को दाग लगता हो उन्हें देख सकती थी। मैंने सोच लिया था कि मैं आज अपनी बहन से दो टोक बात जरूर करूंगी। वो दोनों आपस में हंस हंस के बातें कर रहे थे, लेकिन जैसे ही मैं करीब आई वो दोनों खामोश हो गए। उनकी खामोशी मुझे बुरी तरह से भटकी। मैंने अपनी बहन को अपने कमरे में बुलाया और कहा, तो मैं ये सब करते हुए शर्म नहीं आती? तुम भूल गई हो सब कुछ मैं क्या कर रही हूँ? अपी आपको ना जाने क्यों चार जी कुछ होता जा रहा है, दिन बदन चिड़चिड़ी होती जा रही है। मेरी बहन ने मुझसे उखड़े हुए लहजे में कहा, मुझे इसका रवैया बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तुम जो दादा के अर्द गिर्द मंडलाती रहती हो, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैंने दो टोक अल्फाज में कहा, हाँ तो यूं कहे ना कि आप जेलस हो रही हैं मुझसे, क्योंकि दादा आपको नहीं मुझे ज्यादा अहमियत देते हैं। इसके मुंह से ये अल्फाज सुनकर मेरी तो जैसे होश ही उड़ गए। ये मेरी वही बहन थी जो मेरे सामने आंख उठाकर बात करना भी पसंद नहीं करती थी, और आज कैसे तर जवाब दे रही थी, देखो मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती कि तुम इस तरह से उनके करीब जाओ। क्या चल रहा है अखरब दोनों के दरमियान? मैंने जैसे उखड़े लहजे में बात की तो मेरी बहन ने फौरन चीखते हुए कहा, आपको शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? मेरी बहन होकर किस तरह की घटिया बातें कर रही हैं? मैं घटिया बातें कर रही हूँ, और तुम जो घटिया काम कर रही हो वो अपी ऐसा कुछ भी नहीं है। आप क्यों ऐसा सोच रही हैं? वो मेरे बाप के भी बाप हैं। मुझे शर्म आती है कि आप मेरी बहन होकर मेरे बारे में ऐसा सोच रही हैं।